जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान पे। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश हमारा 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। इसके पहले हमने आपको चैप्टर फर्स्ट बता दिया है, जिसमें हमने प्रारंभिक तुर्क के विषय में पढ़ा था और सिलेबस भी इसके पहले वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी देख सकते हैं। हमने प्रारंभिक तुर्क में पढ़ लिया था कैसे अरब मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किए, फिर यहाँ पर आए जो हमारे सेकंड गौर वंश के मोहम्मद गौरी, वो तुर्क आकर यहाँ पर आक्रमण करते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर राज्य अपना स्थापित करते हैं। इन सभी विषय में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के विषय में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है पूर्णतः यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स आपको अच्छे से प्रोवाइड कराए जाते हैं हर एक चैप्टर के। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहाँ से जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं आपको, वहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं, या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो उन नोट्स से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गुलाम वंश के विषय में। इसके पहले हमने आपको बताया था मोहम्मद गौरी यहाँ से चला गया, उसके जो यहाँ पर दास थे, कितने दास हमने बताए थे? 3 दास आपको बताए थे, याल्दौज, कुबाचा, ऐबक, ये उनके 3 दास थे। एक उनका सैनिक था जो कि बख्तियार खिलजी था। इन सभी के बारे में हमने बताया था। इसके बाद जो ऐबक होता है, जो कि मोहम्मद गौरी का दामाद रहता है, वह यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है। दिल्ली सल्तनत जो है वह 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है, और इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया है। कौन कौन से वंश ने शासन किया है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश जो था वह 1206 से 1290 तक रहता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और सैयद वंश 1414 से 1451 तक। 1451 से 1526 तक जो है वह लोदी वंश रहता है। उसके बाद जो है सल्तनत काल का अंत हो जाता है और फिर मुगल काल शुरू हो जाता है, जो कि आपके सिलेबस में है। आगे चल के आपको वह भी पढ़ाया जाएगा। पहले हम सल्तनत काल को पढ़ेंगे, इन 5 वंशों को पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको गुलाम वंश के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश पे होगा। तो हम देखेंगे यह जो सल्तनत काल के राजवंश थे, 5 राजवंश थे, इसमें सबसे कम शासनकाल किसका था? खिलजियों का था। सबसे कम शासनकाल किसका था? खिलजियों का शासनकाल सबसे कम था, 1290 से 1320 तक था। यह पूरे 30 वर्ष शासन किए थे। और सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका था? तुगलक वंश का था, 1320 से 1414। इन्होंने सबसे लंबा शासनकाल 94 वर्ष यहाँ पर शासन किया हुआ था। गुलाम वंश ने 84 वर्ष किया था, और 37 वर्ष सैयद वंश ने, और 75 वर्ष तक लोदी वंश ने शासन किया हुआ था। अब हम बात करेंगे गुलाम वंश के विषय में सबसे पहले, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करता है। गुलाम वंश क्या है? इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, याल्दौज, कुबाचा और ऐबक। ऐबक जो है यहाँ पर उसको शासन देकर मोहम्मद गौरी वापस गजनी लौट जाता है, और बख्तियार खिलजी जो रहता है, इसका सैनिक रहता है, सेनापति रहता है, वह भी यहीं रह जाता है। इसको गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने इसकी स्थापना की, उसका वह एक गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसे वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे ममलूक वंश का नाम देते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र माता पिता का गुलाम संतान जो होते हैं उन्हें ममलूक कहा जाता है। तो यह ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे इल्बरी वंश भी कहते हैं। यह दास वंश कहलाता है। गुलाम वंश, ममलूक वंश या इल्बरी वंश के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो जो गुलाम वंश है उसमें कुल मिलाकर 11 शासक हुए थे। कौन कौन से? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक,
कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात आते हैं आराम शाह, जो कि 1210 तक रहते हैं। 1210 में उनका शासन आता है और 1210 तक ही रहता है। फिर आते हैं इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक, रुकनुद्दीन फिरोज 1236 से 36 तक ही, रजिया सुल्तान 1236 से 40, बहराम शाह 1240 से 42 और अलाउद्दीन मसूद शाह जो हैं वह 1242 से 46, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 66 और बलबन 1266 से 1286, कैकुआत जो है 1286 से 1290 रहता है और शमसुद्दीन जो क्यूमर्स था, ये दो हैं, ये 1290 तक रहते हैं। कुल मिलाकर गुलाम वंश में कितने शासक हुए? 11 शासक हुए। इनमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ शासक हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वह जो है 1206 से 1210 तक शासन करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट करके वापस अफगान गया, उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया जो भारत में उसके नाम से शासन करें। तो मोहम्मद गौरी जो था वह कुतुबुद्दीन को, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसे यहाँ का नियुक्त करके जाता है और यहाँ पर वह मोहम्मद गौरी के नाम से शासन करने लगता है। राज्यारोहण इसका कब हुआ? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में हुआ था। उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई थी। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दास्ता से मुक्त नहीं था, इसीलिए इतने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि मलिक और सिपह सालार की उपाधियों के साथ शासन इसने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना था तो वह मोहम्मद गौरी के एक दास के रूप में ही यहाँ पर शासन करता है, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, उसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि के साथ यहाँ पर शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको उपाधियाँ कौन कौन सी मिली है? लखता या लाख बख्श, हातिम ताई, कुरान खां, इन सभी नामों से उसे एक प्रकार से उपाधि मिली। पील बख्श किसे कहते हैं? जो हाथियों का दान करने वाला हो उसे पील बख्श कहते हैं। तो ऐबक को पील बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श भी कहा जाता था, हातिम ताई की उपाधि मिली थी और कुरान खां की उपाधि इसे मिली हुई थी। ऐबक के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? हसन निजामी थे, फ़ख्र ए मुदाव्विर, ये दो विद्वान ऐबक के प्रमुख थे। आगे बात करेंगे, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था और इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। इल्तुतमिश के विषय में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। इतना हम जान सकते हैं कि इसकी जो कुतुब मीनार है उसका आधारशिला रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन उसको पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। ऐबक के निर्माण कार्यों की अगर बात करें तो उसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाया हुआ था, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया हुआ था और कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू किया था, जो कि इल्तुतमिश ने पूरा किया। और कुतुब मीनार की हाइट अगर बात करें तो 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई थी कुतुब मीनार की और 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कुतुब मीनार को शामिल कर लिया गया। इस प्रकार कुतुब मीनार जो है वह किसने बनवाया? शुरुआत उसकी की कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जबकि शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा किया और इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष का पुनर्निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया हुआ था। इसने कौन कौन से निर्माण कार्य किए? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा इसने राजस्थान अजमेर में बनाया हुआ था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। 1206 से इसने 1210 तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक शासन किया और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद को एक प्रकार से शासक बना लिया था। इल्तुतमिश ने, अगर आपसे पूछा जाए इल्तुतमिश ने आराम शाह को किस युद्ध में हराया था, तो उसको हराया था जूड के युद्ध में हराया हुआ था। आगे हम देखेंगे
आगे अब हम देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो है वह 1236 तक शासन करता है। 1211 से 1236 तक वह शासन करता है। वह आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। आगे हम देखेंगे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। जब कुतुबुद्दीन शासक था उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वह शासक बनता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, वह उसके पुत्र आराम शाह को हटाकर जूड के युद्ध में उसे हराकर वहाँ का शासक बनता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का? वह है इल्तुतमिश। जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ने जलालुद्दीन मांगबरनी पर आक्रमण किया था, तब जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, तो इसने शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा की हुई थी। इसके आगे हम देखेंगे इसने सल्तनत काल में 3 महत्वपूर्ण अंग एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। इसने और क्या कार्य किए? एकता प्रणाली क्या होती है? धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया। इल्तुतमिश ने 40 तुर्कों की एक सरदारों का सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्क ए चहलगामी कहा जाता था। चहलमानी नहीं, चहलगामी कहा जाता था। तुर्क ए चहलगानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तुर्क ए चहलगानी, जिसमें 40 सरदार होते थे, वह सलाहकार के रूप में कार्य करते थे, शासक को सलाह देते थे। इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के कौन कौन से थे? उसने टंका चलाया था या चांदी का सिक्का था, जीतल चलाया था या तांबे का सिक्का था, और इनमें 1:48 का अनुपात था। आगे हम देखेंगे इल्तुतमिश की प्रमुख जो युद्ध थी कौन कौन से थी। 1215 में तराइन के तिती युद्ध में ताजुद्दीन एल्दौज को पराजित किया हुआ था। एल्दौज कौन था? एल्दौज जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसको तराइन के तिती युद्ध में 1215 में इल्तुतमिश ने हराया था। 1217 ईस्वी में मसूरा के युद्ध में नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया, जो कि वह भी मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। 1226 ईस्वी में बंगाल विभू की यहाँ के शासक गयासुद्दीन को इसने पराजित किया था। 1227 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान पर विजय नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित इसने किया था। 1226 से 1231 तक राजपूतों पर विजय प्राप्त की और 1235 में पंजाब के खोखरों पर इसने विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इसने अपने जीवन काल में ही रजिया को सुल्तान अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। आगे हम देखेंगे इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। क्योंकि जो 40 सरदार थे उनका कहना था एक महिला, एक स्त्री कैसे यहाँ पर बन सकती है शासक, तो उन्होंने रजिया को हटाकर रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि इल्तुतमिश का ही सबसे छोटा बेटा था, उसे बनाया शासक। जबकि इल्तुतमिश का जो छोटा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज था वह शासक बनने के योग्यता नहीं रखता था, फिर भी 40 सरदारों ने उसे बना दिया, क्योंकि रजिया जो थी वह एक स्त्री थी। रजिया के न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की, तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी थी। एक प्रकार से हमने देखा जो इल्तुतमिश ने लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के सामने आने की एक प्रथा चलाई थी, वह रजिया सुल्तान के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। वह लाल वस्त्र पहनकर आती हैं और उन्हें न्याय मिल जाता है। मकबरा शैली का अगर हम जनक की बात करें, मकबरा शैली की जनक इल्तुतमिश था। उसने ही सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया हुआ था सबसे पहले, और इल्तुतमिश ने यह जो मकबरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, वह इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया हुआ था। अब हम देखेंगे रजिया सुल्तान के विषय में। रजिया सुल्तान को हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया ने
जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके आमीर याखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया, क्योंकि रजिया सुल्तान ने याकूत को उन्नति करके, उसकी एक प्रकार से प्रमोशन करके वह अमीर याखूर का उसके पद दे दिया था। तो तुर्की अमीरों ने यह अफवाह उड़ा दिया कि रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध चल रहा है। फिर आगे हम देखेंगे, ममया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। एक प्रकार से जो अल्तुनिया होता है वह विद्रोह करता है और उनसे जब लड़ने रजिया जाती हैं और हारने लगती हैं तो उन्हें विवाह के लिए प्रस्तावित करती हैं और दोनों विवाह करके वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में कुछ लुटेरों ने उनकी हत्या कर दी थी। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई थी। रजिया सुल्तान जो हैं वह कुल्हा और चोगा धारण करती थी, अर्थात टोपी और कुर्ता पहनती थी। रजिया ने एक जो काले गुलाम था, याकूत था, उसको अमीर याखूर का पद दे दिया था और उसकी मृत्यु हमने बात की 1240 में कैथल हरियाणा में हो गई थी। 25 दिसंबर 1240 को उसकी मृत्यु, जब वह अल्तुनिया से विवाह करके वहाँ से लौट रही होती है तो रास्ते में कैथल में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन कौन से, 1236 से 1266 तक जो कि कार्य करते हैं। तो 1236 से 40 तक जो होती है वह होती है रजिया सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 से 36 तक रहता है। बहराम शाह के कुछ अच्छे कार्य नहीं रहे, मतलब पढ़ने योग्य जो कि पूछे जाएं आपके पेपर में ऐसे नहीं थे, लेकिन बहराम शाह जो है वह 1240 से 1242 तक शासन करता है, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। और इसने अपना सबसे पहला कार्य किया था, इसने अपना नायब मुमलिकात एतगीन नियुक्त किया था इसने, और सबसे पहले एतगीन की हत्या कराई। जब इसने अपना नायब मुमलिकात जो एतगीन नियुक्त किया और उसकी ही सबसे पहले इसने हत्या करा दी थी। और यह तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1241 में यहाँ पर आक्रमण किया था, अर्थात बहराम शाह के समय में ही मंगोलों ने 1241 में आक्रमण किया हुआ था। अगला आता है 1242 से 46 तक अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि शासन करता है। वह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का एक पुत्र रहता है। रुकनुद्दीन फिरोज कौन है? वह इल्तुतमिश का पुत्र है, और इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र जो है अलाउद्दीन मसूद शाह है, जो कि 1242 से 1246 तक शासन करता है। फिर नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 66 तक शासन करता है, जो कि इल्तुतमिश का पौत्र रहता है। यह इल्तुतमिश का पौत्र रहता है। सल्तनत काल का इसे औरंगजेब कहा जाता है, क्योंकि इसने टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत किया था। अपने जो कार्य में जो भी चीज़ें करता था वह टोपी सीकर जो कमाता था उसी से करता था। और इसने ही, नासिरुद्दीन महमूद ने ही नायब मुमलिकात बलबन को बनाया हुआ था। इसने एक अच्छा कार्य किया था और बलबन आगे जाकर इस वंश को समाप्त कर देता है। फिर आगे एक प्रथा चलाता है शमसी वंश का खात्मा। यह जो इससे पहले जितने भी शासक थे वह शमसी वंश के थे, और प्रथम इल्बरी वंश का खात्मा यह कर देता है बलबन। जो महमूद बलबन था वह किसका दामाद बनता है? नसीरुद्दीन महमूद जो है वह बलबन का दामाद रहता है। बलबन जो है एक बहुत ही वृद्ध शासक रहता है। नसीरुद्दीन महमूद के विषय में हम पढ़ेंगे। नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति को सुल्तान था। यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था, जो कि हमने आपको बताया। और इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है? सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया था। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना, और बलबन जब शासक बनता है तो प्रथम इल्बरी वंश का खात्मा हो जाता है, अर्थात शमसी वंश का खात्मा हो जाता है। यह बहुत बार पूछा जाता है, इसको अवश्य ध्यान रखें। बलबन के पूर्व जो शासक 8 शासक रहते हैं
वह शमसी वंश के रहते हैं, उसे प्रथम इल्वरी वंश भी कहा जाता है। बलबन जो है वह 1266 से 1286 तक शासन करता है। बलबन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया हुआ था। इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया और इसने दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा प्रारंभ की हुई थी। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियाकत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह, ईश्वर की छाया बताया हुआ था। बलबन अपने आप को जिल्ले अल्लाह, ईश्वर की छाया बताता है, नियाकत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि बताता है। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति को इसने अपनाया हुआ था। बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया। बलबन जब शासक बनता है तो वह सबसे पहले क्या करता है, जो तुर्के चहलगानी इल्तुतमिश ने बनाया था 40 लोगों का समूह जो कि शासक के सलाहकार होते थे, उसे वह समाप्त कर देता है। फिर बलबन के बाद अगला शासक जो है कैकुआद बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। और इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। और 1290 से क्या शुरू हो जाता है, 1290 से खिलजी वंश का शुरुआत हो जाती है। बलबन की अगर बात करें तो उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और यह उलुग खां की उपाधि इसे मिली हुई थी। इस प्रकार आपका जो गुलाम वंश है यहाँ पर समाप्त होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ इसके पॉइंट्स थे हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए। अगला आपका खिलजी वंश का चैप्टर जल्द ही आएगा, चैनल पर बने रहिए। बहुत ही अच्छे से आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, स्पीड बढ़ाकर ही सही, तो आपको अच्छे से यहीं पर याद हो जाएगा। धन्यवाद।